गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोगों ने बेटा जी लेक्चर देख लिया, आपने टॉपिक देख लिया। जिस टॉपिक में हमने कवर किया है बेटा जी आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, और आपने अभी जो मॉर्निंग में लेक्चर देखा उसमें आपने ख़त्म कर दिया बेटा जी यहाँ पे थाइमस ग्लैंड आपने बातें की बेटा जी, यहाँ पे पेंक्रियाज की आपने बातें की बेटा जी अबाउट द थायराइड ग्लैंड। और आपने थायराइड ग्लैंड के अंदर बातें की थी, वहाँ पे दो तरह की बातें हो रही है, या तो थायरोक्सिन हार्मोन आ रहा है बट उसकी दो फॉर्म है बेटा जी। थायरोक्सिन एक्चुअली T4 हार्मोन का नाम है, बट वो T4 हार्मोन चेंज होता है T3 में, बट ज़्यादा इफेक्टिव इन द वर्क कौन है यहाँ पे T3 हार्मोन है। ये सब बातें आपने कर ली। T4 T3 में चेंज होता है बाय लॉस ऑफ ए वन आयोडीन मॉलिक्यूल। ये किससे बना होता है? टायरोसिन अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। आपने उसके फंक्शन को जाना कि ये भी हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है बाय मेंटेनिंग द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। आपने ये कही साथ में ये मेंटल और सेक्सुअली डेवलपमेंट में भी क्या करता है, यहाँ पे हमारी हेल्प करता है। आपने जाना कैल्सिटोनिन के बारे में। कैल्सिटोनिन जो होता है बेटा जी, इट लोअर द कैल्शियम लेवल विद इन द ब्लड। वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है बेटा जी, कम करने का काम करता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम ऑन द बोन। बोन में उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के ब्लड में लेवल को क्या करेगा, कैल्शियम को कम कर देगा। ये बातें कर लेती। अब कुछ हम यहाँ पे डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड में अगर हाइपो या हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा। अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन का लेवल चेंज हो जाए तो क्या होगा। आजकल आप देखते होंगे बहुत ज्यादा लोग थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, बिकॉज आज के टाइम पे सबसे ज्यादा आपको केस दिखाई दे रहे होंगे कि थायराइड का डिसफंक्शनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट पे फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। तो देखिएगा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। चलिएगा बेटा, सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पे एक्सोथैलेमिक गॉइटर, या मैं बोलूंगा ग्रेव्स डिजीज। ये जो नाम रखा है ये साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा है, ग्रेव्स अपोस्ट्रोफिस ऐसा है बेटा जी, साइंटिस्ट के नाम पे नाम है। इसी का नाम होता है बेटा जी एक्सोपैथेलेमिक गॉइटर। तो याद रखना गॉइटर वर्ड यूज हुआ है, बट ये सिंपल गॉइटर नहीं है। तो यहां पे क्या स्पेसिफिक बातें होंगी उनको जरा आपको समझना है। गॉइटर के आगे वर्ड लगा है एक्सोपैथेलेमिक गॉइटर। क्या होता है इसके अंदर बेटा जी, यहां पे अगर देयर इज हाइपर सिक्रीशन of thyroxine हार्मोन। यहां पे क्या हो बेटा जी, हाइपर सिक्रेशन हो गया थायरोक्सिन हार्मोन का। अब कोई पूछे आपसे कि हाइपर सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा, तो आप देखिए वर्ड को जरा। आप कहोगे सर अगर इसका ज्यादा होगा, इसका मतलब है वहां इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन BMR, मतलब हमारे बॉडी में रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन बढ़ जाएगा। अब अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंसान अपना वेट क्या करेगा, बहुत ज्यादा यहां पे लॉस करेगा। तो मैं कहूंगा इंक्रीज इन द BMR है। सेकंड बात दिखाई देगी बेटा जी यहां पे वेट लॉस। इंसान बहुत पतला हो जाएगा, उसका वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इवन अगर आप उसकी आंखों देखोगे तो उसकी आंख आपको बहुत बड़ी नजर आएगी, और कैसी होगी, प्रोजेक्टेड हो गया आउटर साइड में। यहां का सारा मास खत्म हो जाएगा, तो हमें ये आईबॉल बहुत बड़ा दिखाई देगा और ये बहुत ही प्रोजेक्टेड होगा बेटा। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे आईबॉल बिकम लार्ज एंड प्रोजेक्टेड। वो कैसे होगा, लार्ज और ऐसा प्रोजेक्टेड दिखाई देगा हमें यहाँ पे। क्यों हो रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। मैंने कहा थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ गया बेटा। ये आपने इसके फंक्शन को पढ़ा है कि सर इसका फंक्शन क्या था। ये भाई यहाँ पे इंक्रीज करता है BMR को, मतलब ये ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब अगर बढ़ जाएगा, रेट ऑफ कैटाबोलिज्म फास्टर होगा एनाबोलिज्म से, चीज बनेगी कम और टूटेगी ज्यादा। तो भाई वेट कैसे बढ़ेगा, बॉडी का वेट का क्या होगा, लॉस होगा, इंसान पतला हो जाएगा। मैं कहूंगा उसका BMR भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपने कहा सर अब अगर सारा उसका यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह, मास वगैरह खत्म हो जाएगा, मसल्स वगैरह खत्म हो गए यहाँ पे, तो क्या होगी, ये आईबॉल जो होगी ये बाहर प्रोजेक्टेड होगी। इवन और मैं बातें बोलूं बेटा जी यहाँ पे, इन दैट कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसको हमेशा से लगेगा जैसे मेरा फीवर से रह रहा है, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कैसा होगा, हल्का सा इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, अरे भाई जब कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ब्रेकडाउन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली बेटा जी वहां पे हीट भी तो इवॉल्व होगी। आपको मैंने बताया था रेस्पिरेशन तो बेटा जी आपका 40% एफिशिएंसी को शो करता है बेटा जी।
रेस्पिरेशन तो 40% एफिशिएंसी है, 60% तो ग्लूकोज की एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ द हीट। तो सोचिएगा बेटा जी यहाँ पे बीएमआर अगर बढ़ेगा, ब्रेकडाउन का रेट बढ़ेगा, तो बेटा रेस्पिरेशन का रेट अगर बढ़ेगा तो हीट प्रोडक्शन बॉडी में क्या होगा, बढ़ेगा, तो डेफिनेटली बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा, हाँ कि ना। तो ये सब बेटा जी बातें हैं रिगार्डिंग द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक बात है यहाँ पे। अगले वर्ड पे आ जाते हैं बेटा जी। मैंने वर्ड बोला बेटा जी क्रिटिनिज्म, इसका मतलब होता है बेटा जी हाइपोसिक्रीशन इन चाइल्ड। अगर एक बच्चे में हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा, मैं डेवलपिंग बच्चे की बात कर रहा हूं, उसमें बेटा जी हाइपोसिक्रीशन होगा तो क्या होगा, जरा सोचिएगा क्या होगा। पहला पॉइंट बेटा जी, मैं इसका पहले सिम्टम्स की बात करूं बेटा जी, यहां पे उसकी हाइट कैसी होगी, ड्वार्फ होगी। तो मैं बोलूंगा ड्वार्फ इन हाइट। हाइट में कैसा होगा, छोटा होगा। क्या वो मेंटली भी डेवलप हो पाएगा, क्या वो सेक्सुअली मैच्योरिटी अटेंड कर पाएगा। देखिएगा ड्वार्फ तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से भी होता है, बट यहां भी वो ड्वार्फ होगा। और हम यहां ड्वार्फ वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। हमने यहां पे ड्वार्फ वर्ड यूज क्यों नहीं किया इस बीमारी के लिए, क्योंकि मेरे भाई खाली वो ड्वार्फ नहीं है, फिजिकली, मेंटली एंड रिप्रोडक्टिवली भी वो कैसा है बेटा जी, यहां पे लेस डेवलप है। तो मैं बोलूंगा बेटा जी यहां पे मेंटली रिटार्डेड और लेस डेवलप। सेक्सुअल मैच्योरिटी absent। और क्या होगा, अब हाइपोसिक्रीशन तो डेफिनेटली वो इंसान का बॉडी मास भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। सोचो बेटा बीएमआर उसकी कैसी होगी, लो होगी। यहां तो वेट का लॉस होगा, यहां क्या होगा, वेट का गेन होगा। मैं कहूंगा इंसान कैसा होगा, मोटा होगा, छोटा भी है, मोटा भी होगा, मेंटली रिटार्डेड भी होगा, सेक्सुअली भी कैसी होगी, मैच्योरिटी उसकी यहाँ पे अब्सेंट होगी। और आप इससे अपोजिट यहाँ पे लिख सकते हो, उसका बॉडी टेम्परेचर कंपेरेटिव कैसा होगा, आपका लो रहेगा यहाँ पे उसका, और बीएमआर कैसा रहेगा उसका यहाँ पे लो रहेगा। तो मैं बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे लो बीएमआर। ठीक बात है, बट एक बात को समझ रहे हैं, ये बातें मैंने स्पेसिफिक की है बेटा जी, एक डेवलपिंग न्यूबॉर्न की बातें की, हमने चाइल्ड की बातें की। ये अडल्ट में भी तो हो सकता है, तो वहां बीमारी का नाम क्या होगा बेटा जी, मायोक्सोइडिमा, और उसे हम बोलते हैं गर्ल्स डिजीज। ये साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा हमने बेटा जी। तो ये क्या बोलोगे, क्या होता है, मैं कहूंगा इट इज हाइपोसिक्रीशन इन अडल्ट। अगर एक अडल्ट में हाइपोसिक्रीशन हो गया तो क्या होगा, पॉइंट आता है तो क्या होगा, जरा सोचिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बेटा जी, बीएमआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेट क्या होगा उसकी बॉडी का बेटा जी, इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा। आप देखते हो कई लोग बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं, और वो वेट गेन का वन ऑफ द रीजन क्या होता है, अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए किसका बेटा जी, यहाँ पे आपका थायरोक्सिन हार्मोन का, तो आपको दिखाई देगी। बीमारी का नाम हो गया मायोक्सोइडिमा, या उसे हम बोलते हैं गर्ल्स डिजीज, जो आजकल लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं यहाँ पे इस डिजीज से बेटा जी, क्योंकि हाइपोसिक्रीशन होता है अडल्ट पर, बीएमआर डिक्रीज हो जाती है, वेट का जो लॉस है बेटा जी वो नहीं हो पा रहा ज्यादा, तो वहां पे क्या होगा, वेट बहुत ज्यादा क्या हो रहा है बेटा जी, आपका इंक्रीज हो रहा है, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, हैवी इन द वेट हो जाते हैं, वो कंडीशन है बेटा जी में गर्ल्स डिजीज। ठीक बात है। अब आता है सिंपल गोइटर। ये क्या है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो उसके बारे में आपको बातें याद रखनी है बेटा जी। सिंपल गोइटर वर्ड का क्या मतलब है, ये मेनली क्यों होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। जरा समझो बेटा वर्ड को, आप अपनी डाइट में जो नमक ले रहे हो, जो सोल्ट, टेबल सोल्ट जो यूज कर रहे हो, सोल्ट में आयोडीन की कमी है। और आपने ये बात तो पढ़ ली बेटा जी यहाँ पे कि सर हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड में बनता, तो बेटा उसको बनने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। उसका नाम ही क्या है बेटा जी, ट्राई आयोडोथायरिन, या उसका नाम है टेट्रा आयोडीन, मतलब
टायरोसिन के साथ बेटा जब आयोडीन जुड़ता है तो ही तो बनता है थायरोक्सिन। अब सोचेगा अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन की उसकी आपकी बॉडी में अगर बेटा आयोडीन की कमी होगी तो क्या प्रॉपरली आपकी बॉडी में थायरोक्सिन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी क्या होगा यहां पे आपका थायरोक्सिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब एक वर्ड को समझना, यहां पे सर गोइटर वर्ड का क्या मतलब है? तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे जो थायराइड का ग्लैंड है वो बेटा जी इनलार्ज हो जाएगा। थायराइड का ग्लैंड क्या हो रहा है? इनलार्ज हो रहा है। और यहां भी सर आपने गोइटर लिखा है तो मैं कहूंगा यहां भी आपका थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो रहा है, पर कंडीशन अलग अलग है। यहां वो इनलार्ज हुआ बिकॉज देयर इज एक्सेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन। अब अगर थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा बनेगा तो उसका एक्युमुलेशन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, तो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। इन दैट कंडीशन में एक्सेस की वजह से वो ग्रोथ कर रहा है, वहां पे उसके डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है। बट यहां सर वो ग्रोथ क्यों कर रहा है? यहां तो कम बन रहा है, तो उसे तो छोटा होना चाहिए था साइज में। मैं कहूंगा हाँ बेटा लॉजिक तो आप सही लगा रहे हो, बट एक बात को समझो, यहां पे थायराइड ग्लैंड यहां पे इनलार्ज हो गया जस्ट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन फ्रॉम द ब्लड। आपके ब्लड में आयोडीन का लेवल कम है, पर आपके थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। तो उसने क्या किया? ब्लड से मैक्सिमम आयोडीन को लेने के लिए, ब्लड से मैक्सिमम आयोडीन को लेने के लिए उसने अपना साइज क्या कर लिया? बड़ा कर लिया, सो दैट कि उस पास ज्यादा ब्लड की सप्लाई, और ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी तो ज्यादा आयोडीन को वहां पे ले सके। तो इसलिए उसने अपने साइज को क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया। तो इंक्रीज होने के पीछे लॉजिक क्या है बेटा जी? अलग अलग है। तो मैं लिखूं बेटा जी यहां पे आपको इसके बारे में, increase in size of thyroid gland to uptake maximum amount of iodine from blood। ब्लड से मैक्सिमम आयोडीन को ले सके, इसलिए उसका साइज कैसा हो गया? इंक्रीज हो गया। अब एक बात तो समझ सकते हो बेटा जी यहाँ पे, सर आयोडीन की कमी से हो रहा है तो डेफिनेटली हाइपोसिक्रेशन होगा, और सर हाइपोसिक्रेशन होगा तो ये जो हाइपोसिक्रेशन वाले जो बेटा सिम्टम्स आ रही है तो आएंगे आएंगे। अब अगर वो चाइल्ड में हो रहा है तो ये सिम्टम्स आएंगे, और अगर वो अडल्ट में हो रहा है तो ये सिम्टम्स आएंगे। बट यहां होने का लॉजिक अलग है। यहां हम कहते हैं कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से थायराइड ग्लैंड क्या कुछ माल फंक्शन हो रहा है, थायराइड ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही तो यहां पे हो रहा है। यहां मैं कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बेटा जी यहाँ पे, यहां तो आयोडीन की कमी से सारा काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्योरेबल है। ये वाली कंडीशन क्योरेबल है। कैसी क्योरेबल है? आप अपने टेबल सोल्ट में आयोडीन का अमाउंट बढ़ा दो, और अगर आयोडीन प्रॉपरली मिलना शुरू हो जाएगा तो थायरोक्सिन बनना प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। तो मैं कहूंगा इट कैन बी इजिली क्योर, या मैं कहूंगा यहां पे हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप प्रॉपरली आयोडीनाइज सोल्ट को लेना शुरू करो। ये प्रॉब्लम आती कहां पे? मेनली जो भी हिली एरियाज के लोग हैं, जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, उनमें एक कंडीशन बहुत ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि वहां पे टेबल सोल्ट में आयोडीन का अमाउंट क्या बहुत ज्यादा बेटा जी कम होता है। तो अगर हम ऐसे लोगों को आयोडीन प्रॉपर देंगे उनकी डाइट में तो वो भैया जी को इजिली ओवरकम कर सकते हैं। इजिली बीमारी, ये इजिली डिजीज कैसा है बेटा जी यहाँ पे? क्यूरेबल है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से बात करनी है, इसको अच्छे से लिखना है बेटा जी यहाँ पे क्या बातें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके मैक्सिमम चांस है बेटा जी एनटीएससी में क्वेश्चन बनने का, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में सब बातें, इसमें आपके सिलेबस की बातें हो रही है। चलिएगा, ये सब बातें हमने खत्म कर ली बेटा जी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? अब हम बातें करते हैं अपने नेक्स्ट ग्लैंड की। नेक्स्ट ग्लैंड का नाम क्या है बेटा जी? पैराथायरॉइड। नाम से कुछ आइडिया लग रहा होगा बेटा आप लोगों को, थायराइड वर्ड लिखा है तो मैं कहूंगा इट इज प्रेजेंट ऑन द सराउंडिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। मतलब क्या इस बात का? अगर हम डायग्राम को समझे तो आप ये कह सकते हो सर ये हमारे यहां पे जो थायराइड कार्टिलेज है उसके ऊपर आपने कहा था इस प्रकार से हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। ये हमारा सर थायराइड ग्लैंड था, ठीक बात है। इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर बेटा जी अब सोचो एक बार के लिए, मैं इसकी लोकेशन अगर आपको समझाऊं, ये हमारे बेटा जी थायराइड कार्टिलेज है। ये मेरा जो हाथ है रिप्रेजेंट कर रहा है थायराइड कार्टिलेज को, और इसके ऊपर ये लोब है बेटा जी थायराइड ग्लैंड की। तो मैं कहूंगा ये तो आगे वाले लोब है जो थायराइड कार्टिलेज से अपने आप को अटैच कर रही है। इसके जो पीछे वाली साइड है, मैं कहूंगी कौन सी साइड है बेटा? जिसकी
पोस्टीरियर साइड है। कौन साइड है बेटा जी? पोस्टीरियर साइड, उसके जो पीछे वाली साइड है बेटा जी, उस साइड के ऊपर बेटा जी ऐसे 4 इन नंबर, ऐसे नंबर में कितने हैं बेटा जी? यहाँ पे 4 है यहाँ पे, और ऐसे बैठे 2 पेयर ऑफ द ग्लैंड, और इनका नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड। और बेटा मैंने उससे पहले जब डायग्राम बनाया तो मैंने उसमें दिखाया तो वो उसके अंदर के स्ट्रक्चर में थे फॉलिकल। अब मैं ये अंदर नहीं दिखा रहा, मैं बाहर की बात कर रहा हूं कि आउटर साइड में अगर देखोगे तो उसके पीछे की साइड में ऐसे 4 क्लस्टरिंग बैठी है, 4 ग्लैंड बैठे, और इन ग्लैंड का नाम क्या है? पैराथायरॉइड। क्यों है यहाँ पे? बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। तो इनकी लोकेशन को जानेंगे बेटा जी यहाँ पे, प्रेजेंट ऑन posterior side of thyroid gland, पहला पॉइंट। दूसरा बेटा जी, 2 पेयर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट। नंबर में कितने हैं? 2 पेयर कह दो और आप उसे 4 इन द नंबर कह दो, बात सही है बेटा जी। That is 1 pair on each lobe। एक पेयर एक लोब पे बैठा है, इस तरह से बेटा जिसका अरेंजमेंट है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सर ये फंक्शन क्या करता है? यहां से हार्मोन क्या निकलता है? मैं कहूंगा यहां से बेटा एक हार्मोन निकलता है दैट इज एंटागोनिस्टिक to the calcitonin hormone that is released from the thyroid gland। तो लिख देते हैं बेटा जी यहां पे इसके हार्मोन के बारे में। It release, नाम सुनना है बेटा जी, पैराथायरॉइड हार्मोन। ये नाम है बेटा जी उसका। एक और नाम होता है पैराथ हार्मोन, ये भी इसी का नाम है, या इसको हम बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे बेटा जी कॉलिप्स हार्मोन। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कॉलिप्स हार्मोन, पैराथ्रो हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन। और एक और शॉर्ट फॉर्म बेटा जिसका नाम याद रखना है PTH। उसको मैंने चेंज करके क्या बताया था? वो क्या है बेटा जी? PCT है, और ये PCT TCT है, और ये क्या है बेटा जी? यहाँ पे PTH है। तो नाम में फर्क है यहाँ पे, जरा समझो बात को। ये उससे कैसा है? एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक टू थायरॉइड कैल्सिटोनिन हार्मोन, TCT। इस हार्मोन से बिल्कुल कैसा है बेटा जी? एंटागोनिस्टिक का मतलब अपोजिट इन द एक्शन है। तो मुझे बता सकते हो? याद आ रहा है? सुबह ही तो पढ़ा है बेटा जी आपने यहाँ पे। TCT क्या करता है? प्रियांशु क्या करता है TCT? सुबह ही तो पढ़ा है बेटा जी। परम, तन्मय, कनेक्ट करो बेटा जी खुद को अपने आप को। यहाँ पे क्या करता है बेटा ये? तो आपने कहा था सर TCT जो होता है ये कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ऑन बोन। ठीक बात है। अब इसके बारे में क्या कहोगे? ये क्या करता है सर? ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। ये भाई साहब डिक्रीज कर रहे हैं तो वो भाई साहब इंक्रीज करे। मतलब कैल्शियम का रेगुलेशन एक हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है बेटा जी, 2 हार्मोन्स के कंट्रोल में है। एक का काम है उसे कम करना, तो एक का काम उसे ज्यादा करना। मतलब दोनों जब ऑप्टिमम लेवल पे कैल्शियम के लेवल को ऑप्टिमम लेवल पे बनाए रखते हैं कैल्शियम को विद इन द ब्लड, तो ये 2 डिफरेंट हार्मोन्स का खेल है बेटा जी यहाँ पे। अब क्या करते हैं जरा फंक्शन समझते हैं। मैं एक का फंक्शन बताऊंगा, दूसरे का कैसा होगा उससे यहाँ पे अपोजिट होगा। तो बात समझ के देखिए क्या करते हैं यहाँ पे। यहां तक की पूरी कहानी समझ में आई है बेटा जी यहाँ पे। तो पेपर में अगर आ जाए
नेम द हॉर्मोन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम लेवल, और वहां पे ऑप्शन में हो पीटीएच एंड टीसीटी और थर्ड ऑप्शन हो बोथ, तो आप किसके साथ जाना है बेटा जी? बोथ के साथ जाना, क्योंकि ये एक का फंक्शन नहीं है, दो हार्मोन का फंक्शन है। और अभी एक हार्मोन और आएगा फीमेल के केस में जिसका और रोल आएगा कैल्शियम के अंदर ही बेटा जी यहाँ पे। तो पर फिलहाल हमने उसको पढ़ा नहीं, तो हम उसकी बातें नहीं करते। फिलहाल यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं, यहाँ पे टू डिफरेंट हार्मोन्स आर इन्वॉल्व विद इन द रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम लेवल विद इन द ब्लड। ब्लड में क्या लेवल रहेगा उसे ये दो मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं जरा वर्ड को अच्छे समझते हैं। चलिए यहां तक की बातें हो गई है। देखो बेटा जी, सबसे पहला काम पीटीएच डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन and increase the release of calcium from bone। वो भाई साहब क्या कर रहा था? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा था और उसे डिपॉजिट करवाता था बोन पे। ये उल्टा काम करता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को तो रोक रहा है बोन पर, इवन बोन से कह रहा है कि आप ही यहां पे कैल्शियम दो और ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करो। तो ये क्या करता है? बोन से कैल्शियम को लेके आता है कहां पे बेटा जी? आपके ब्लड में। तो मैंने लिखा इट डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड। सही बात है। अगले वर्ड में आते हैं बेटा जी। इट increase absorption of calcium in alimentary canal और डाइजेस्टिव ट्रैक। आप जब खाना खाते हो उस खाने में कैल्शियम एज ए मिनरलाइज प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है? उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम का आपके न्यूट्रिएंट के तौर पे यहाँ पे, ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो? इंक्रीज हो। जबकि आप अगर बातें करते हो टीसीटी की, मतलब जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो इससे रिवर्स काम करता है, वो उसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है ताकि कैल्शियम ज्यादा ना आए किसमें? आपके ब्लड में। ठीक बात है। अगले वर्ड में आते हैं। इंक्रीज absorption of calcium within blood in nephron। अब आप कहते हो सर अगर ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा है तो सर जब नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो कैल्शियम वहां पे अगर फिल्टर होगा और बहुत ज्यादा लॉस होगा आपका बेटा जी किसमें? यूरिन के थ्रू। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं बेटा जी? यहाँ पे कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है नेफ्रॉन के अंदर, ताकि यूरिन में उसका चांस ऑफ लॉस कैसा हो बेटा जी? मिनिमम हो। चांस ऑफ लॉस कैसा उसका? मिनिमम हो। और ब्लड में लेवल कैसा रहे? मेंटेन रहे। तो ये बेटा जी मैंने सब आपको फंक्शन बताए हैं किसके बेटा जी? यहाँ पे पीटीएच के फंक्शन है बेटा ये। तो अब कोई आपसे पूछे टीसीटी कैल्सिटोनिन क्या करता है, तो आपने कहा था वो लेवल को डिक्रीज करते हैं, जस्ट अपोजिट लिख देना, वो सारे फंक्शन हो जाएंगे बेटा जी यहाँ पे कैल्सिटोनिन हार्मोन के। दोनों इस तरह से काम करके, जैसे आपने बातें की थी ग्लूकागॉन और इंसुलिन, सर दोनों एंटागोनिस्टिक हैं एक्शन में, बिल्कुल एंटागोनिस्टिक है। उनका मेन मोटिव था कि हम कैल्शियम के लेवल को क्या करें, हम ग्लूकोज के लेवल को क्या करें? मेंटेन रखें ब्लड में। वैसे ये दोनों मिलके काम करते हैं कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का विद इन द ब्लड। इट्स ऑल अबाउट पीटीएच। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब एक कहानी को और सुनना, कई बार बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। पीटीएच इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम, बट क्या ये किसी का लेवल डिक्रीज भी करता है? मैं कहूंगा यस, ये किसी का लेवल डिक्रीज करता है। किसका बेटा जी? इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड। ये बात मैं सिर्फ
पीटीएच के लिए बोल रहा हूं, याद रखना इस बात को बेटा जी। कैल्शियम के साथ तो भैया जी इंक्रीज कर रहा है, बट अगर गलती से आपसे पोटेशियम के बारे में बात की जाए तो पोटेशियम में कैसा है, इसका एक्शन उल्टा है, ये उसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है बेटा जी, उसके यहाँ पे लॉस को क्या करता है बेटा जी, इंक्रीज करता है। मेरे जैसे आप बातें करोगे सर यूरिन में, जब यूरिन बनता है तो उस टाइम पे जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमारे फिल्ट्रेट में कैल्शियम और पोटेशियम दोनों आ गए तो क्या होगा, मैं कहूंगा भाई ये पोटेशियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, सिर्फ किसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, कैल्शियम का, जिससे पोटेशियम का लॉस विद इन द यूरिन कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो ये इसके लेवल को कम करता है, बट कैल्शियम के लेवल को बेटा जी इंक्रीज करता है। इट्स ऑल अबाउट पीटीएच हार्मोन। ठीक बात, चलिएगा। अब बातें आती है सर इसमें अगर हाइपो या हाइपर सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा। आपने थायराइड ग्लैंड में बातें कर ली, कैल्सिटोन उसके बारे में, थायरोक्सिन के बारे में, बट आपने दूसरे हार्मोन की कोई बात नहीं की। मैं कहूंगा भाई क्योंकि उसकी बातें हम यहां करने वाले हैं। अब सोचिएगा जरा, पीटीएच के साथ दो बातें हो रही हैं। हम रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम को डिस्टर्ब करते रहे। हमने कहा या तो इस जनाब का हाइपोसिक्रीशन है, या फिर आपने कहा इस जनाब का हाइपर सिक्रेशन है। तो सोचो जरा, अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हुआ तो क्या होगा। इसका अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ तो कैल्शियम लेवल इन ब्लड गेट डिक्रीज। सही बात है भाई, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कौन करता है, पीटीएच करता है। इसका सिक्रेशन आपने कर दिया हाइपो, तन में बेटा इसका सिक्रेशन आपने कैसा कर दिया, हाइपो कर दिया। ब्रजेश बेटा आपने इसके सिक्रेशन को क्या कर दिया, हाइपो कर दिया। हाइपो का क्या मतलब, आपने उसके लेवल को कम कर दिया। तो क्या होगा, क्या होगा, सोचो सर, कैल्शियम का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बोन के ऊपर, तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, मैं कहूंगा बेटा जी कैल्शियम इज हेल्प टू मेंटेन द पोटेशियम चैनल क्लोज। जो आपने न्यूरॉन्स की बातें करते हो वैसे मसल्स की बातें जब हम करते हैं कि एक सोडियम का जो चैनल होता है वो क्लोज रहता है, जब स्टिमुलस आते तो ही वो ओपन होता है। बट अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो ऑटोमेटिक विदाउट स्टिमुलस बेटा जी यहाँ पे कैल्शियम का चैनल अगर वो आपके सोडियम का चैनल अगर आपके बेटा जी ओपन हो जाएंगे तो मसल्स जो है बेटा जो डिपोलराइज हो जाएगी और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। आपको कई बार सुना होगा हाथों में बाइटा का आना, सुना ये वर्ड बाइटा कहते हैं घरों में, या पूछना अपने पापा से कि हाथों में बाइटा आ रहा है। क्या होता है, बिना किसी नर्व इंपल्स के मैसेज के ये हाथ की मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एक्सेस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इन द डेफिशिएंसी ऑफ द स्टिमुलस, स्टिमुलस के बिना ऐसा काम होता है। तो मैं कहूंगा वो सारा काम कौन करता है बेटा जी, यहाँ पे इसका हाइपोसिक्रेशन से होता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट लीड टू टिटनाई and cause muscular contraction without stimulus। ठीक बात है। अब इसमें क्या होगा सर, हाइपर सिक्रेशन हो गया। अब हाइपर सिक्रेशन का क्या मतलब है बेटा जी, इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो ये वाली प्रॉब्लम तो यहां नहीं होगी, फिर यहां क्या होगा, अरे भाई सोचो ये कैल्शियम के लेवल की इंक्रीज कैसे करता है, ये हड्डियों से बेटा जी कैल्शियम को लेके आता है ब्लड में। अब अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, एक्सेस में अगर सिक्रेशन हो रहा है तो भाई ये क्या करेगा, ये बोन से अगर बहुत ज्यादा लॉस करवा देगा बेटा जी कैल्शियम का यहाँ पे, तो बोन्स में बेटा जी पोर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट लीड टू ओस्टियोपोरोसिस, पोर विद इन द बोन्स। और बोन्स को क्या कर देगा, बहुत ज्यादा बेटा जी ये वीक कर देगा। बोन्स को क्या कर देगा बेटा जी यहाँ पे ये वीक कर देगा, लीड टू द ओस्टियोपोरोसिस, लीड टू द ओस्टियोपोरोसिस। बोन को क्या कर देगा बेटा जी, वीक कर देगा। दीज आर द टू कंडीशन जहां पे हाइपर में क्या क्या खेल खेला जाएगा, वो बातें हमने आपके साथ की।
आई होप क्लियर हुई होंगी बातें आपको यहाँ पे। चलिएगा, इसके साथ ही बेटा जी टॉपिक आपका खत्म होता है अबाउट द पीटीएच। अब हम दो छोटे छोटे ग्लैंड आपको और पढ़ा देते हैं क्योंकि उनके ऊपर भी आपके क्वेश्चन आते हैं। वैसे बता दूं मैं आपको यहाँ पे, अब मैं जो दो ग्लैंड आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये दोनों ग्लैंड आपको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ना शुरू करोगे। बट फिलहाल जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझ लेना, क्योंकि फिलहाल हमारा जब एग्जाम होने वाला वो केमिकल कोऑर्डिनेशन पे आएगा तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है, उसे कैसे टैकल करोगे वो बातें आपको समझनी। बट वो सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा दोबारा से जब हम रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा जी। ठीक बात है, तो चलेगा शुरू करते हैं बेटा जी। यहाँ पे दो हमारे छोटे छोटे ग्लैंड है उनकी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे गोनाड्स एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, और मैं दोनों को कंपेटिव आपको पढ़ाता हूं बेटा जी। पहला ग्लैंड पढ़ने वाले हो बेटा जी यहां पे टेस्टिस, प्रेजेंट इन मेल। ठीक बात है। दूसरा ग्लैंड जो पढ़ने वाले हो बेटा जी वो है यहां पे ओवरी, और उसके बारे में क्या कहोगे, प्रेजेंट इन फीमेल। अब यहां पे हमें रिप्रोडक्शन वर्ड को नहीं समझना है कि सर वहां पे गैमीट बनता है, यहां पे ओवम बनता है, वहां पे स्पर्म बनता है ना। हम यहां रिप्रोडक्शन की कोई ना बात करें, हम तो यहां क्या पढ़ रहे हैं, गोनाड्स एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। हम यहां गोनाड्स को पढ़ रहे हैं बेटा जी एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे पढ़ रहे हैं हम तो। हम तो उनके एंडोक्राइन की बात करेंगे कि यहां पे हार्मोन्स कैसे कैसे निकलते हैं, हम तो उस बात को समझेंगे यहां पे। ठीक है, तो टेस्टिस से क्या होता है जरा वर्ड को समझना। मैं एक फ्लो चार्ट बना के आपको समझा रहा हूं टेस्टिस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सेल है, वहां पे एक ही सेल में काम होगा, तो यहां समझिएगा बात को। हमारे हाइपोथैलेमस से हार्मोन आता है बेटा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये किसके पास पहुंचा बेटा जी, ये पहुंचा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं बेटा जी, एक निकलता है FSH, एक निकलता है LH। तो हम दोनों की बातें करते हैं। एक निकलता है बेटा जी FSH, FSH की फुल फॉर्म क्या है बेटा जी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई होप कि मैंने आपको ये बातें पहले बता चुका हूं एफएसएच के बारे में, क्या फुल फॉर्म क्या नहीं है। मैंने आपको विद इन द हाइपोथैलेमस वाले या जब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा तो मैंने लिखवाया था। चलिए हम यहाँ ज्यादा सिंपल सी बातें रखते हैं, आपने पढ़ रखा है तो हम बार बार उन चीजों को नहीं समझते। सर यहां से पहला हार्मोन आता है एफएसएच, ये सर क्या करता है, तो मैं कहूंगा भाई एफएसएच क्या करता है, टेस्टिस में एक सेल होती है उसका नाम होता है सर्टोली सेल। आपको सेल का नाम याद रखना पड़ेगा बेटा। वैसे ही मैं कहता हूं आपको, अभी अगर मैं पूरा टेस्टिस पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो हमें वहां जाके पढ़नी है। बट फिलहाल हमें उसके एंडोक्राइन वर्ड को समझना है। दो बेस्ट सेल के नाम याद रखने हैं आपको बेटा जी। यहाँ पे होता है बेटा जी, ये किस सेल को जाके अफेक्ट करता है, सर्टोली सेल को, जो हमारी टेस्टिस में बैठी हुई होती है बेटा जी। और यहां पे जो दूसरा हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है एलएच। एलएच का ही नाम होता है ICSH, उसको हम ये नाम ही देते हैं। ये नाम क्यों देते हैं जरा वर्ड को समझना बेटा जी। ये जाता है बेटा जी लेडिक सेल के पास, या हम उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं उसे यहाँ पे, इंटरस्टिशियल सेल। ये भी टेस्टिस की सेल है बेटा जी, ये उनके पास जाता है, या हम उनको बोलते हैं लेडिक सेल है बेटा जी। और जब ये इन सेल्स को जाके बेटा जी एक्टिवेट करता है तो बेटा जी वहां से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है बेटा जी एंड्रोजन, या हम इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। पहला बार आपको मैं वर्ड समझा रहा हूं, उस वर्ड को समझना बेटा जी। इट इज ए लिपिड सोलुबल एंजाइम हार्मोन। मैंने अभी तक किसी हार्मोन के बारे में नहीं बताया कि लिपिड सोलुबल है, पहली बार बता रहा हूं बेटा जी आपको यहाँ पे। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इज ए लिपिड सोलुबल हार्मोन, मतलब ये सीधा अंदर जाके न्यूक्लियस में बैठे रिसेप्टर साथ बाइंड करके अपने एक्शन को परफॉर्म करवाएगा बेटा जी यहाँ पे, और ये हार्मोन निकलता है बेटा जी। ठीक है, आप कहोगे सर ये करता क्या, मैं कहूंगा बेटा जी
इट जो भी, या मैं इसके बारे में आगे लिखता हूं ऊपर, क्योंकि नीचे फिर ये हो जाएगा। मैं यहां पे लिखूं बेटा जी, इट इज नोन एज मेल सेक्स हार्मोन। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? जो भी एक मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी के अंदर जो भी चेंजेस आने होते हैं लड़के में, वो सब चेंज कौन लेके आता है बेटा जी? यहाँ पे यही हार्मोन लेके आता है। मतलब दाढ़ी मुछ का आना, मस्कुलर बॉडी का होना, स्ट्रेंथ बॉडी का होना बेटा जी, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होना, प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म पिट्स बेटा जी, यहाँ पे हेयर की ग्रोथ होना, उन सबको रेगुलेट कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे ये हार्मोन करता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी, इट कॉज चेंजेस इन मेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब जैसे एक लड़का प्यूबर्टी को अटेंड करता है, वो बेटा जो उसकी बॉडी में गैमेट बनना शुरू होते हैं, तो उसकी बॉडी में कुछ चेंज आते हैं, लाइक उसकी दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाती है, मस्कुलर ग्रोथ भी होती है, आवाज का मोटा हो जाती है, आप कहते हैं सर लो पिच साउंड हो जाती है। ये सब चेंज कौन लेके आता है बेटा जी? यहाँ पे एंड्रोजन लेके आता है। तो आपको इसके बारे में बातें करनी। तो मैं कहूंगा बेटा जी, एक और पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, इट lead to spermatogenesis, that is formation of sperm। अब पॉइंट आता है सर फिर सर्टोली सेल ने क्या किया था? मैं कहूंगा भाई देखो, सर्टोली सेल को आके एक्टिवेट किया आपके एफएसएस ने, और ये जनाब से दो तरह की चीज निकलती है। एक तो निकलता है एबीपी, ये क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन के साथ बाइंड होकर काम को कर रही है बेटा जी यहाँ पे। और दूसरी साइड में बेटा जी सर्टोली सेल से हार्मोन निकलता है हिनिबिन, दैट इनहिबिट द रिलीज ऑफ जीएनआरएच। अब जरा ऑटो रेगुलेशन समझो, फीडबैक रेगुलेशन समझो, जो मैं बार बार बातें बोल रहा हूं, कुछ हार्मोन फीडबैक रेगुलेशन से काम होता है, समझो जरा उनको बेटा जी। जैसे हमारे हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आया, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल गया एफएच और एलएच। एफएसएच ने क्या किया? सर्टोली सेल से निकल गई ये सब चीजें। और एलएच और आईसीएच ने क्या किया बेटा? लेडिंग सेल को। आईसीएच क्यों रखा नाम यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे सेल का नाम बेटा इंटरस्टिशियल सेल, तो मैंने नाम रखा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसएस का क्या मतलब बेटा जी? यहाँ पे स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपने कहा सर इसने आके एक्टिवेट किया लेडिंग सेल को, और वहां से निकला हमारा एंड्रोजन। और एंड्रोजन ने क्या किया? जो भी प्यूबर्टी के अंदर चेंज आते हैं उन सब चेंज को उसने करवाया, साथ में उसकी बॉडी में क्या बनवाया उसने बेटा जी? स्पर्म को बनवाया। ठीक है, अब सोचेगा इस तरह से एंड्रोजन अगर बहुत ज्यादा निकलेगा तो बहुत ज्यादा स्पर्म भी तो बनेगा बॉडी में। अब स्पर्म का भी तो फॉर्मेशन हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ बेटा जी? यहाँ पे सर्टोली सेल से निकला हिनिबिन, और हिनिबिन नाम से समझ में आ रहा है ये इनहिबिट करेगा। किसको इनहिबिट करेगा? ये जीएनआरएच को इनहिबिट करेगा। मतलब ब्लड के अंदर जैसे इनहिबिन आएगा और ब्लड में इनहिबिन का लेवल जैसे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये जीएनआरएच को इनहिबिट कर देगा। अब सोचिएगा जरा, जीएनआरएच अगर इनहिबिट हो गया तो ये दोनों का आना भी इनहिबिट हो गया, और ये दोनों इनहिबिट हो गए तो मैं कहूंगा ये फंक्शन भी इनहिबिट हो गया। अब जब ये फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो हिनिबिन का अमाउंट भी तो डिक्रीज हो जाएगा, और हिनिबिन का अमाउंट जब डिक्रीज हो जाएगा तो वापस से फिर आ जाएगा जीएनआरएच। तो जीएनआरएच कभी आएगा कभी रुकेगा, कभी आएगा कभी रुकेगा। ये ऑटो रेगुलेशन होगा बेटा। कैसा होगा? ऑटो रेगुलेशन। जब एक्सेस में बनेगा तो खुद को इनहिबिट कर लेगा, जब बनना बंद हो जाएगा तो खुद को बेटा जी वापस से चालू कर लेगा। ये रेगुलेशन कैसा है बेटा जी? ऑटो रेगुलेशन है। दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस से इनको रोकने के लिए कभी इनहिबिटरी हार्मोन नहीं आता। ठीक बात है बेटा जी, चलेगी। ये तो बातें मैंने की अबाउट द टेस्टिस। हार्मोन एक ही निकलता है, कौन सा है बेटा जी? वहां पे एंड्रोजन, या आप उसे क्या बोलते हो? टेस्टोस्टेरोन। इट्स ऑल अबाउट द टेस्टिस। ठीक बात है, चलिएगा। मैं सिंपल से अब एक बात लिख देता हूं, यहां पे एक हार्मोन निकला है, और वो कौन सा है बेटा जी? टेस्टोस्टेरोन। ये हम उसको बोलेंगे बेटा जी एंड्रोजन। ये हार्मोन निकला, एक ही नाम बेटा, अलग अलग नाम नहीं है यहाँ पे। यहां से क्या होता है मैं कहूंगा, यहां से हार्मोन निकलते हैं बेटा जी आपके दो, तीन निकलते हैं। पहले हम दो को समझते हैं।
एस्ट्रोजन हार्मोन। ओ साइलेंट है तो इसे आप एस्ट्रोजन ही बोलना, काफी बुक इसे खाली EST से भी करती है, ओ को लिखती नहीं है, तो कोई फर्क नहीं, चाहे आप एस्ट्रोजन लिखो चाहे आप एस्ट्रोजन लिखो, बात एक ही है बेटा जी। ये हार्मोन क्या है तो मैं कहूंगा ये हार्मोन होता क्या, जरा सुन के देखना एक बार, मैं आपको बात समझा दूं कि फीमेल के अंदर जब गैमीट बनता है, फीमेल के अंदर जब गैमीट बनता है तो उसमें स्ट्रक्चर बनता है बेटा जी, फोलिकुलर चेंज होते हैं उसमें, जरा वर्ड को समझना। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा जी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाए डिटेल में जाने में, और हमारे फिलहाल काम की बात नहीं है यहाँ पे, हमें तो सिर्फ एंडोक्राइन वर्ड को समझना है यहाँ पे, हमें ओवरी को नहीं समझना है यहाँ पे, तो प्लीज उस पर ध्यान मत लगाना, ये डाउट मत पूछना मुझसे सर ये क्या है ये क्या है, बिकॉज ये सब चीजें बताऊंगा टाइम आने बेटा जी। यहाँ पे जब ओवरी पढ़ेंगे तो मैं सब बताऊंगा क्या क्या होता है यहाँ पे, बट फिलहाल मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, नाम को समझ लेना क्यों नाम होते हैं यहाँ पे, कोई पूछेगा नहीं आपसे क्वेश्चन, बस आपको समझना है कि चीजें क्या है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे जो डेवलपिंग गैमीट होता है, जो डेवलपिंग ओवम होता है, उसके पास ऐसे बाहर ओवरी की सेल लगी हुई होती है बेटा जी, और हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर जो बनता है उसका नाम होता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम होता है उसका? प्राइमरी फॉलिकल। और सर जब ऊपर से FSH वगैरह आते हैं, LH वगैरह आते हैं, तो वो इसी फॉलिकल को क्या करते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं। तो मैं कहूंगा क्या होता है, जरा उस वर्ड को समझिएगा। मैंने कहा बेटा जी सबसे पहले हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से आया बेटा जी FSH। चलो कहानी को समझते हैं अच्छे से। ये हमारा है बेटा जी हाइपोथैलेमस, इससे बेटा हार्मोन आया GnRH, ये पहुंचा बेटा जी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड से पहला हार्मोन आता है, उसका नाम होता है बेटा जी FSH। फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या करता है? फॉलिकुलर चेंज विद इन फीमेल ओवरी। अभी जैसे मैंने नाम लिखा था प्राइमरी फॉलिकल, ऐसे 4 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा जी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और लास्ट वाला बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो फॉलिकुलर चेंज हो रहा है, जो स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, ये सब चेंज कौन करवाता है बेटा जी? FSH करवाता है। अब उन चेंज में होता क्या क्या है उस पर प्लीज 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 ध्यान मत लगाना, बिकॉज वो सब बातें हम ओवरी जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे, फिलहाल वो अपना टॉपिक नहीं है। तो मैंने कहा वो क्या करता है, फॉलिकुलर चेंज करता है, एंड प्राइमरी फॉलिकल बिकम मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। एंड इस दौरान ये जो फॉलिकल होते हैं तो पहले वर्ड को समझो कैसे निकला एस्ट्रोजन। मैंने कहा भाई जब हमारे हाइपोथैलेमस से आया हार्मोन GnRH, उसने जाके एक्टिवेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में आ गया बेटा जी FSH हार्मोन निकला वहां से। FSH ने क्या किया, फीमेल की ओवरी के पास गया और फीमेल की ओवरी को जाके उसने एक्टिवेट कर, उसके अंदर जो फॉलिकल बने हुए थे उन फॉलिकल्स को उसने ग्रोथ को एक्टिवेट किया, और जो प्राइमरी फॉलिकल बना हुआ था उस फॉलिकल को उसने एक्टिवेट करके बनाया सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनाया टर्सरी फॉलिकल, फिर बनाया बेटा जिसने उसे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, वो बन गया। जब वो फॉलिकुलर चेंज हो रहे थे, जो फॉलिकल अभी तक शांत बैठा हुआ था, जो प्राइमरी फॉलिकल, वो जैसे सेकेंडरी टर्सरी बनता है तो साथ में वो जो फॉलिकल में सेल बैठी हुई बेटा जो एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, उस हार्मोन का नाम क्या होता है बेटा जी? एस्ट्रोजन। ये अभी तक नहीं बन रहा था, मतलब लड़की में जब तक बेटा जी ये FSH वगैरह नहीं आ रहे थे गर्ल्स में, ये हार्मोन नहीं बन रहा था क्योंकि फॉलिकुलर चेंज नहीं हो रहा था। बट जैसे फॉलिकुलर चेंज हो गया, इस हार्मोन का लेवल बढ़ना फीमेल में शुरू हो गया। हम ही कहते हैं बेटा जी ये हार्मोन ही कहलाता है फीमेल सेक्स हार्मोन। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? जैसे आपने मेल के केस में कहा था एंड्रोजन इज द मेल सेक्स हार्मोन, वैसे मैं कहूंगा एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल के अंदर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी जो भी चेंजेस आते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल का चलना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना, फैट वगैरह को थाइज में और हिप्स में जमा हो जाना,
पिच उसकी बेटा जी यहाँ पे हाई रहती है। तो ये सब जो भी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, उन सब चेंजेस को बेटा जी लाने का काम कौन करता है बेटा जी यहाँ पे एस्ट्रोजन करता है। एस्ट्रोजन इज नोन एज फीमेल सेक्स हार्मोन दैट ब्रिंग द चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो लिख सकते हो बेटा जी यहाँ पे चेंजेस ड्यूरिंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच हार्मोन कोज चेंजेस इन प्यूबर्टी इन फीमेल। तो हार्मोन का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे एस्ट्रोजन। ठीक बात है। अब जैसे यहाँ पे फीमेल का गैमेट बन जाता है, फीमेल का गैमेट क्या होता है बेटा रिलीज हो जाता है, वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन गया। अब क्या होता है यहां से दूसरा हार्मोन आता है बेटा जी, उसका नाम होता है एलएच। और ये क्या कहलाता है, ये जो बेटा जी मैच्योर फॉलिकल था उसके अंदर से बेटा जी रिलीज करा देता है फीमेल के गैमेट को, ओवम को। और जो पीछे स्ट्रक्चर बनता है बेटा जी उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। समझो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफएसएच वाले भाई साहब ने क्या किया, उस प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर करा के क्या कर दिया, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल करा दिया। उस मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में फीमेल का गैमेट दैट इज ओवम बन के भी तैयार हो गया। बट अभी तक ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। ये ओवरी के अंदर सारा काम हो रहा था। फीमेल की जो ओवी डक्ट होती है, फैलोपियन डक्ट होती है, उसमें अभी तक ओवम नहीं आया, ओवम का रिलीज नहीं किया ओवरी ने अभी तक। अब वो कैसे करेगा, ऊपर से दूसरा हार्मोन आता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से। उस हार्मोन का नाम क्या होता है बेटा जी एलएच हार्मोन। और एलएच हार्मोन ने क्या किया बेटा जी, जो मैच्योर फॉलिकल था, उस मैच्योर फॉलिकल से बेटा जी उसने ओवम का रिलीज कराया। मतलब पहला पॉइंट बेटा जी कोज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल टू द फैलोपियन ट्यूब। तो वो ओव्यूलेशन करवाने का काम किसने कराया बेटा जी, यहाँ पे एलएच ने कराया, पहला फंक्शन बेटा जी। और जैसे ओवम निकल जाएगा तो उस फॉलिकल का जो पीछे का स्ट्रक्चर बच गया, अब उसका नाम क्या होता है कॉर्पस लूटियम। ठीक है, तो मैं कहूंगा बेटा जी एंड फॉर्म कॉर्पस लूटियम। ठीक बात है यहाँ पे। अब कॉर्पस लूटियम बनकर सर ये क्या करेगा, मैं कहूंगा बेटा जी यहां से एक हार्मोन और निकलेगा, उस हार्मोन का नाम होता है बेटा जी प्रोगेस्टेरोन। उस हार्मोन का नाम क्या होता है प्रोगेस्टेरोन। अब ये क्या करता है, अब जरा सोचिएगा, फीमेल के अंदर गैमेट बन गया और इसने गैमेट का ओव्यूलेशन करा दिया, ओवम बन गया। इसका मतलब लड़की में अगर गैमेट बन रहा है मतलब वो अडल्ट की स्टेज में आ गई, प्यूबर्टी की स्टेज में आ चुकी है, तो गैमेट बन गए तो रिप्रोडक्शन अगर होता है तो आप एक अक्सर इस ओवम का अगर स्पर्म से फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो सर हम तो मैमल है, तो जाइगोट का जो भी डेवलपमेंट होगा फीमेल के यूट्रस में होगा। और यूट्रस को हमें हाईली वस्कुलर करके उसे मेंटेन करना पड़ेगा ताकि बच्चा वहां इजिली अपने आप को क्या कर सके बेटा जी, इंप्लांट कर सके। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का सारा काम कौन करता है बेटा जी, प्रोगेस्टेरोन करता है। इट मेंटेन द प्रेगनेंसी by maintaining the endometrium of the uterus। यूट्रस की जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है बेटा एंडोमेट्रियम। ये उसे मेंटेन करके प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो लिख लो इसका फंक्शन यहाँ पे, इट हेल्प टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी को क्या करता है यहाँ पे, मेंटेन करता है। ये बात यहाँ पे ठीक है। अगले वर्ड में आना बेटा जी, अब अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस लूटियम से एक हार्मोन और निकलता है, बट ये तब निकलेगा जिस टाइम पे बच्चे की बर्थ होनी होती है। और उस टाइम पे इससे हार्मोन जो निकलेगा बेटा जिसका नाम होगा रिलैक्सिन। और पेल्विक गडल को रिलैक्स करके बच्चे के बर्थ में क्या करता है, हेल्प करता है। बट याद रखना दिस हार्मोन रिलीज ओनली ड्यूरिंग द बेबी बर्थ। जब बेबी बर्थ होगी उस टाइम पे ये हार्मोन निकलेगा। नॉर्मल कंडीशन में फीमेल में ये हार्मोन कभी नहीं निकलता है। या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो उसके 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, तो ये हार्मोन कभी नहीं निकलेगा। बट जब डिलीवरी ऑफ द बेबी होगा उस टाइम पे ये हार्मोन निकलेगा फ्रॉम द कॉर्पस लूटियम। ठीक है, हमने कहा प्रोगेस्टेरोन जो है बेटा जी यहाँ पे ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, तो ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अब एक पॉइंट को समझते हैं बेटा जी, यहां पे मैंने लिखा एस्ट्रोजन और मैं वहां कह रहा हूं प्रोगेस्टेरोन। यहां लिख देता हूं बातें बेटा जी, ये सब बन गया। चलिएगा, अब जरा एक वर्ड और समझा देते हैं आपको। यहां पे मैंने आपसे कहा यहां फीमेल की ओवरी से 3 हार्मोन आए। पहला कौन सा है बेटा जी आपका यहाँ पे
एस्ट्रोजन, दूसरा कौन सा है बेटा जी यहाँ पे प्रोगेस्टेरोन, रिलैक्सिन। आए बेटा तो जरा वर्ड को सुनना बेटा जी, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, ये तीनों ही हार्मोन कैसे हैं बेटा जी, स्टीरॉयड हार्मोन है। लिपिड सोलुबल हार्मोन है। तीन नाम आपने जान लिए, एंड्रोजन कह दो चाहे उसे टेस्टोस्टेरोन कह दो, फीमेल के केस में एस्ट्रोजन कह दो चाहे उसे प्रोगेस्टेरोन कह दो। ये तीनों हार्मोन जो है बेटा जी वो लिपिड सोलुबल हैं, वो स्टीरॉयड हार्मोन है। मैंने अभी इन्हीं के बारे में कहा है बेटा जी, और मैंने किसी हार्मोन को यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन नहीं कहा। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टीरॉयड हार्मोन, तो अभी तक मैंने तीन नाम आपको बता दिए, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। रिलैक्सिन स्टीरॉयड नहीं है, याद रखना, ये मैंने स्टीरॉयड नहीं कहा, ये स्टीरॉयड नहीं है। स्टीरॉयड कौन है बेटा जी, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन आर द स्टीरॉयड हार्मोन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टीरॉयड हार्मोन कौन कौन से, तो वो बातें आपको अभी मैंने क्लियर की है यहाँ पे आपका। बाकी जो भी हार्मोन बने हैं बेटा जी वो नॉन स्टीरॉयड हैं, वो स्टीरॉयड के बने हुए नहीं हो, लिपिड में क्या है बेटा जबकि इनसोलुबल है। आइदर दे आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन और दे आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड, बट वो लिपिड के नहीं बने हैं, ये बात आपको याद रखनी है जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं। बट ये तीन भाई साहब कैसे यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। चलिएगा, आपको ज्यादा बोर नहीं करते हैं इतना इस लेक्चर में। अब हमारा बच गया एक मेन ग्लैंड बेटा जी, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है और उसको पढ़ना जरूरी है, और वो ग्लैंड है बेटा जी आपका एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बेटा जी, एड्रिनल ग्लैंड। वो लास्ट टॉपिक, उसके साथ ही बेटा जी हमारा यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अब एक टॉपिक बचा है सिर्फ प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, भाई वो आपका कल शुरू हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी बेटा जी, एक बार एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन पढ़िएगा, हल्का सा भी कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले मीटिंग हुई थी दोबारा हमारे रिगार्डिंग द एनटीएससी पेपर, तो हमने बात ये क्लियर की थी कि जो भी आप लोगों का एग्जाम लिया जाता है इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। तो भाई प्लीज 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 एनसीईआरटी बुक को लाइन टू लाइन पढ़ना, कोई भी हल्का सा डाउट हो तो मुझसे पूछना। बाहर की जो भी कवरिंग है वो मैं कर रहा हूँ कि बाई चांस पेपर बाहर से बन गया तो क्या क्या बन सकता है उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड डिटेल में पढ़ाने की कोशिश पूरी हो रही है बेटा जी यहाँ पे आपके साथ में टॉपिक, ताकि आपका कंसेप्ट क्रिएट हो, आपको हर चीज़ें समझ में आए अच्छे से। यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ एनसीईआरटी से बाहर आपको पढ़ाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये तो पढ़ना ही है, बट साथ साथ में एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन पढ़िएगा बेटा जी। कहीं भी डाउट आता है मुझसे पूछिएगा। आई होप आप मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे। ये लास्ट टेस्ट जो दिया इसमें भी बेटा जी कुछ अच्छे मार्क्स मुझे नहीं लगे, कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं वरना काफ़ी लो मार्क्स हैं। एंड अटेंडेंस के तौर पे जस्ट 32 स्टूडेंट्स थे क्लास में, अगर स्ट्रेंथ 37 की है तो मतलब इसमें भी 5 बच्चे एब्सेंट हैं। तो ये नहीं होना चाहिए बेटा जी। प्लीज़ टेस्ट को दो ईमानदारी से और रिवीजन करते रहो मेरे भाई यहाँ पे। अब हमारा कल लास्ट टॉपिक आएगा, उस टॉपिक का नाम होगा बेटा जी यहाँ पे आपका एड्रिनल ग्लैंड, और फिर हमारा शुरू हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन विद इन द प्लांट। और प्लांट में एक ही कोऑर्डिनेशन है, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, वो हम शुरू करेंगे अब। चलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है बट करना पड़ेगा बेटा जी, बिकॉज हमारे पास अब लिमिटेड टाइम बचा है। अब हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट को भी खत्म करना, उसमें मूवमेंट को समझना कैसे कैसे होते हैं। तो चलिएगा, थैंक यू बेटा।